हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रमुख एकेडमी। इस साल की यूपीएससी की जीएस पेपर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे इस आज की वीडियो में। और हम लोगों ने ये देखा कि अभी जो यूपीएससी की मेंस परीक्षा, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा आपको जनरल स्टडीज के चारों पेपर की कंक्लूड हो चुकी है। और जिसमें कि आपको जीएस 2 की चर्चा में आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन के पीडीएफ को आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस साल जो ओवरऑल हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा है यूपीएससी के पेपर में, पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको मोर और लेस पिछले अगर हम 5-7 साल का ट्रेंड देखें, तो पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर, ये 3 पोर्शन आपको पेपर 2 में होता है। जस्टिस के भी सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, सोशल जस्टिस के। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ 20 8 से लेकर 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इस साल भी वही ट्रेंड हमें रिपीट होता दिखता है। लेकिन इस साल के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको थोड़ा-सा चेंज ऑफ नेचर देखने को मिलता है, तीनों सेगमेंट्स में। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पॉलिटी की चर्चा से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ूँगा और हिंदी में भी, और उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, इसका हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए पूरे पेपर में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, उसको इस वीडियो में डील करेंगे। और जो गवर्नेंस के और आईआर के पोर्शन के क्वेश्चंस हैं, उसको आने वाले वीडियोज़ में आपको आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। डिस्कस दी करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। एनालाइज whether the increase in the assets of the legislators and on their associates disproportionate to their known sources of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice। अब नॉर्मली क्या होता था, जो अभी तक मेंस में आपने एक ट्रेंड देखा पॉलिटी के क्वेश्चंस में, तो आपसे ब्रॉडर प्रोविजंस पूछे जाते थे। किसी भी एक्ट के, या कोई भी जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो उसके ब्रॉडर आपको प्रोविजंस, ब्रॉडर फीचर्स पूछे जाते थे। हम जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यूपीएससी के जीएस 2 मेंस पेपर में आपको पॉलिटी में सिलेबस का एक सेपरेट टॉपिक है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के आपको न केवल ब्रॉडर प्रोविजंस पढ़ने हैं, बल्कि स्पेसिफिक उसमें कौन-कौन से चार्जेज़ करप्ट प्रैक्टिसेस के रूप में कंसीडर किए जा सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, आपको इन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन से हम ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में अब आपको केवल वो ब्रॉडर प्रोविजंस तक ही लिमिटेड नहीं रहना है, उसके बियॉन्ड जाकर जो भी लेजिस्लेशंस हैं, जो भी सिलेबस के टॉपिक हैं, उसके स्पेसिफिक एरियाज़ में भी जाकर आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। तो यूपीएससी अब उस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन का थीम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। आपको इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन का पहला सब पार्ट। क्वेश्चन के यदि हम स्ट्रक्चर को देखें, तो इसके 2 सब पार्ट हैं। पहले सब पार्ट में आपको आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो करप्ट प्रैक्टिसेस की चर्चा की गई है, उसको आपको डिस्कस करना है। ये पहला सब पार्ट। दूसरा सब पार्ट ये कहता है कि अ, विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं अथवा उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि असम्यक असर सृजित करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है, एंड कंसिक्वेंटली अ करप्ट प्रैक्टिस। तो आपको इसमें क्या-क्या कंसेप्ट पता होने चाहिए? अनड्यू इन्फ्लुएंस, करप्ट प्रैक्टिस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में किस तरीके से डिफाइंड है, और क्या डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम, डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेस ऑफ इनकम, क्या ऐसे आय इसके अंतर्गत अनड्यू इन्फ्लुएंस के रूप में काउंट किए जाएँगे और कंसिक्वेंटली करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हम जब पढ़ते हैं, तो उसकी सेक्शन 123, उसकी धारा 123 आपको करप्ट प्रैक्टिसेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सभी चीज़ों को डिफाइन करती है। सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो एग्जामिनर आपसे पर्टिकुलर सेक्शन की एक्सपेक्टेशन आंसर में ज़रूर करेंगे, तो आपको सेक्शंस को ज़रूर मेंशन करना है। सेक्शन 123 में आपको जितने भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में उसको मेंशन किया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ not only considering it an illegal act but also nullifying the candidature of any candidate who is contesting the election। चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में ये न केवल इलीगल एक्ट होगा, बल्कि उनके कैंडिडेचर को भी नलीफाई करने का इसमें प्रोविजन
दिया गया है। तो करप्ट प्रैक्टिसेस में आपको ब्राइबरी शामिल है, किसी को इंड्यूस करना पैसा देकर, अगर कोई कैंडिडेट, उनका कोई साथी, असिस्टेंट किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माध्यम से किसी वोटर को इंड्यूस करता है, पैसा देकर या किसी अन्य तरीके से, वो तो ब्राइबरी उसमें करप्ट प्रैक्टिस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस उसमें करप्ट प्रैक्टिस है। अगर कोई कैंडिडेट और उनका कोई एसोसिएट किसी वोटर को थ्रेटन करता है, थ्रेटन टू इंज्योर द वोटर, सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन मतलब सामाजिक बहिष्कार, तो उसमें ये सब जो ग्राउंड्स हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में कंसीडर किए गए हैं। मतलब किसी भी वोटर के जो राइट टू एक्सरसाइज है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करने का ये एक्ट है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसी तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रेस के नाम पर वोट मांगना या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करना, वो उसके उसके अंतर्गत करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है ना? उसी प्रकार से किसी कैंडिडेट या उसके एसोसिएट के द्वारा सरकारी तंत्र का चुनाव में इस्तेमाल करना, गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करना, वो करप्ट प्रैक्टिसेस के रूप में सेक्शन 123 में आपको मेंशन किया गया है। तो आपको ये पार्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोविजंस पता होने चाहिए और उसको आपको साथ ही साथ आंसर में अपने मेंशन भी करना है। लेकिन एक बात इसमें देखनी है कि केवल 150 वर्ड्स में आपको अपने आंसर को लिखना है। 2 सब पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो आपको उसमें बहुत इंटेलिजेंटली पूरे क्वेश्चन में क्या करना है कि इंट्रोडक्शन आपको 15 से 20 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और कंक्लूजन भी 15 से 20 शब्द में आपको लिखना है। तो आपके पास इफेक्टिवली कितना बच रहा है? 120 शब्द के आसपास। तो दोनों सब पार्ट में आपको 60-60 शब्द लिखने हैं। यानी जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, तो करप्ट प्रैक्टिसेस में जो बेसिकली 3-4 मैंने करप्ट प्रैक्टिसेस बताए, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड सॉलिसिटिंग वोट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, ईटीसी, मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इन सब में आपको 15-20 शब्दों में अपनी बात को बहुत संक्षेप में लिखना है। ठीक है? जो आंसर की स्ट्रक्चरिंग होगी। फिर हम सीधे दूसरे सब पार्ट में आ जाएंगे। दूसरा सब पार्ट क्या कह रहा है? उसका डायरेक्टिव वर्ड है एनालाइज और पहले का था डिस्कस। तो डायरेक्टिव वर्ड्स की भूमिका हमारे आंसर में बहुत महत्वपूर्ण होती है। चर्चा में हम किसी भी चीज के संदर्भ में उसका हम विवरण देते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस आरपीए 1951 में क्या है। विश्लेषण में हम उसको अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एनालाइज whether the increase in the assets of the legislators and on their associates disproportionate to their known sources of income। डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेस ऑफ इनकम का क्या मतलब हुआ? उनके जो आय के ज्ञात स्रोत हैं, जो उन्होंने डिक्लेयर किया है अपनी इलेक्शन नॉमिनेशन में, चुनाव जो लड़ते हैं तो उसके पहले नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं। तो नॉमिनेशन पेपर में कैंडिडेट्स को अपने पर्सनल डिटेल, इनकम डिटेल, अपने सभी ब्यौरा उनको उसमें दर्ज करना होता है। जो भी उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, वो सभी उनको दर्ज करना होता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेस ऑफ इनकम का मतलब हुआ जो उन्होंने अपने आय के स्रोतों को डिक्लेयर किया है, अगर उसके भी अतिरिक्त, उसके भी अलावा आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत भी अगर उनके पास संपत्ति है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत वह असम्यक असर यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा और कंसिक्वेंटली क्या उसे करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा? आपको ये विश्लेषण करना है। पहली बात ये कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आपको अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी कैंडिडेट या उसके एसोसिएट के पास आय के ज्ञात स्रोतों के अलावा भी आमदनी है या असेट्स हैं, तो उसको आउटराइटली तो करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना गया है, ना ही उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस के क्लॉज में शामिल किया गया है। तो एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इस प्रकार का कोई भी डिस्प्रपोर्शनेट इनकम के ग्राउंड पर वो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस या करप्ट प्रैक्टिस नहीं मानता है एक्सप्लिसिटली। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी कैंडिडेट ने या अपने एसोसिएट के माध्यम से, अपने सहयोगी के माध्यम से आय के ज्ञात स्रोतों के अलावा धन का उपयोग किया, किस लिए? वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो वो आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास आय के ज्ञात स्रोतों के अलावा आमदनी है, असेट्स हैं, तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत तो ऐसे ही इलीगल एक्ट है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत वो तब तक अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा जब तक उस धन का उपयोग वोटर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंड्यूस करने के लिए, उनके जो राइट टू एक्सरसाइज देयर वोट है उसको प्रभावित करने के लिए उसका इस्तेमाल ना किया गया हो। अगर उस धन का वैसा इस्तेमाल किया गया,
तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आएगा और इस प्रकार वो करप्ट प्रैक्टिसेस जो सेक्शन 123 आरपीए 1951 में डिफाइंड है, उसके अंतर्गत आएगा। अन्यथा वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत आएगा। तो आपको इस प्रकार उसमें एनालाइज करके जो उसका एक्सटेंट है, जहाँ तक सेक्शन डिफाइन करता है अनडू इन्फ्लुएंस को, उसको बताना है। नाउ इसका क्या मतलब है कि जब अब आप तैयारी करते हैं सिविल सेवा परीक्षा की, तो आपको जो भी रेलेवेंट लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसको थोड़ा-सा एक स्टेप फर्दर गहराई में जाकर पढ़ना है, ठीक है? तो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन्स आते थे यूपीएससी के पेपर में, अब ट्रेंड इस बार से चेंज हुआ है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपको ये जुड़ा हुआ है किस चीज़ से? ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या है? ये एक तरीके से क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एज कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम। कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एज कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम। पहला आपका जो क्वेश्चन का सब पार्ट है, ये कहता है। दूसरा सब पार्ट क्या कहता है? Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021. Impact of, आपको impact बताना है। Assess the impact of the recent tribunal reforms, जो हाल में recent tribunal reforms हुए हैं, किसके माध्यम से? Rationalization of tribunals made in 2021. तो सरकार ने 2021 में ट्राइब्यूनल्स के रिस्पेक्ट में कुछ मेजर रिफॉर्म्स लेकर आई। वो रैशनलाइजेशन जो है उनका, जो रिसेंट ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स हैं, उनके इम्पैक्ट को आपको एसेस करना है। हिंदी में पढ़िए प्रश्न को। न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। तो इनकी आवश्यकता पर पहले आपको टिप्पणी करनी है, मतलब आपको अपना उसके ऊपर राय देना है, अपना विचार प्रस्तुत करना है। टिप्पणी करने का यही अर्थ होता है। और आगे क्या कह रहा है? 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन, यानी कि रैशनलाइजेशन को हिंदी में बुद्धिपरक पुनर्गठन बोलते हैं, द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो एसेस का मतलब आपको आकलन करना, मूल्यांकन करना, उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस चीज को देखना पड़ता है। डायरेक्टिव वर्ड्स के अनुसार ही आपको अपने आंसर को लिखना है, अन्यथा आपका आंसर सही दिशा में नहीं माना जाएगा। आपने अगर उसमें ठीक-ठाक पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो आपको उसमें एडिक्वेट सफिशिएंट मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न में जो डायरेक्टिव हैं, उसके अनुसार आंसर नहीं किया है। तो इन डायरेक्टिव वर्ड्स को समझकर आंसर करना बहुत ज़रूरी है। अब कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी का ट्रेंड अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, तो ट्राइब्यूनल्स के रिस्पेक्ट में आपको पिछले 6-7 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उतने रेगुलर नहीं रहे हैं, पर पूछे गए हैं। इसका ये मतलब है कि आपको पॉलिटी में एक तो जो रेगुलर एरियाज होती हैं पॉलिटी की, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एरियाज, उस पर फोकस करना ही है। लेकिन जो थोड़ा मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं, जिसके ऊपर कैंडिडेट्स कम ध्यान देते हैं, जो नेग्लेक्टेड एरियाज हैं, उनके ऊपर भी आपको उतना ही ध्यान देना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें ये समझ सकते हैं। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन में हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो हम ट्राइब्यूनल्स के विषय में बता सकते हैं। ट्राइब्यूनल्स को हम इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर देंगे। ट्राइब्यूनल्स क्या हैं? ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं। किस लिए बनाई जाती हैं? जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए बनाई जाती हैं स्पेशलाइज्ड मैटर्स पर। ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो कोई रेगुलर जुडिशियल बॉडीज नहीं है, वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। किस लिए बनाई जाती हैं? स्पेसिफिक मैटर्स पे, जैसे आपको टैक्सेशन, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्प्यूट्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में सरकार ट्राइब्यूनल्स बनाती है। ठीक है? तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम मेन बॉडी में आएंगे, तो नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम की बात करेंगे कि भाई जब भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियरी की पूरी व्यवस्था है, एक कोर्ट सिस्टम है, इसके बावजूद हमें ऐसे ट्राइब्यूनल्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, दैट इज बर्डनड विथ अ नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, दैट इज ऑलरेडी बर्डनड विथ प्लेंटी ऑफ केसेस। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट को मिलाते हुए पूरे देश भर में जो कोर्ट व्यवस्था है, न्यायालय हैं, उनके पास लगभग आपको 4 करोड़ से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। सो यू यू कैन जस्ट एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस लाइंग बिफोर द जुडिशियरी इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर आप उसमें मिला दें, तो लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। तो उसी को कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स की व्यवस्था की जाती है ना? पहली बात तो ये।
ट्राइब्यूनल्स क्या करते हैं कि रेगुलर कोर्ट सिस्टम की तुलना में स्पीडी और एफिशिएंट जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं, त्वरित न्याय और एफिशिएंट न्याय। पहली बात, क्योंकि जो पिटिशनर है उसे रेगुलर कोर्ट सिस्टम के पेंडेंसी ऑफ केसेस को, बर्डन ऑफ केसेस का सामना नहीं करना पड़ता। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि कोर्ट सिस्टम में जो जजेज होते हैं वो ज्यादातर जर्नलिस्ट जजेज होते हैं, जिन्हें कानून के प्रोविजंस का पता होता है लेकिन वो टेक्निकली बहुत साउंड नहीं होते। और हम जानते हैं कि जैसे-जैसे गवर्नेंस और पॉलिटी एक्सपेंड कर रही है, वैसे-वैसे इसमें टेक्निकल सेक्टर्स ज़्यादा समाविष्ट हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो वैसे सेक्टर्स के स्पेसिफिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट मेंबर्स चाहिए। तो ट्राइब्यूनल्स में वैसे एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, जो कि वैसे टेक्निकल केसेस को एडजुडिकेट कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, उनके पास वो दक्षता होती है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कोर्ट सिस्टम की तुलना में, जो प्रशासनिक अधिकरण है, उसकी तुलना इसलिए पड़ती है क्योंकि जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, उसे खर्च कम लगता है, लागत कम लगता है। न्याय पाने में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में अगर हम कोर्ट सिस्टम की तुलना करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में कॉस्ट यानी कि लागत कम लगता है। ये एक उसका कारण है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अच्छा, उसके बाद यदि हम बात करें, तो सिस्टम्स और जो प्रोसीजर्स हैं, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। उतने ज़्यादा जटिल नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, रेगुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या जो रेगुलर कोर्ट सिस्टम है, उसकी तुलना में। तो इसीलिए आवश्यकता इसलिए पड़ती है, ताकि लोगों को कम कॉम्प्लिकेट प्रक्रियाओं के ज़रिए न्याय प्राप्त हो जाए। तो पहले जो सब सब पार्ट है, उसको हम इस तरीके से डील कर लेंगे। अब जो दूसरा सब पार्ट है, असेस द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स मेड इन 2021। तो क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? क्वेश्चन ये डिमांड करता है कि 2021 में जो रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स किया गया, आपको ये पता होना चाहिए। तो 2021 में सरकार ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 लेकर आई, जिसमें कि उसने कई सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स वेरियस स्पेशलाइज्ड मैटर्स पे बनाए गए थे, उनका रैशनलाइजेशन किया। मतलब जो अननेसेसरी ट्राइब्यूनल्स थे, उनको समाप्त कर दिया। जैसे कि आपको एफसीएटी, फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलेट ट्राइब्यूनल, तो फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलेट ट्राइब्यूनल को सरकार ने समाप्त कर दिया। उस प्रकार से कई ट्राइब्यूनल्स को समाप्त कर दिए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि इनमें से जो सरकार को अननेसेसरी लग रहे थे, उनके टास्क को, उनके फंक्शन को हाई कोर्ट को दे दिया गया, ताकि ट्राइब्यूनल्स का एक बहुत बड़ा जाल या तंत्र ना बन जाए, जिससे कि आपको एडजुडिकेटिंग कन्फ्यूजन ना पैदा हो जाए, है ना? जिससे कि जो ट्राइब्यूनल सिस्टम है उसमें कन्फ्यूजन पैदा ना हो जाए। कई ऐसे ट्राइब्यूनल्स हो गए थे जिनके की ओवरलैपिंग फंक्शन थे, तो उनको आपको रैशनलाइज़ करने की आवश्यकता सरकार को समझ में आई, उनको रैशनलाइज़ किया गया, है ना? तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो ट्राइब्यूनल मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में सरकार ने कुछ बदलाव लाया। एक तो उसमें ये बदलाव लाया कि उनका टेन्योर फिक्स किया 4 वर्षों का। दूसरी चीज़ कि जो आपको मेंबर्स होंगे उनके जो मिनिमम ऐज है, वो 50 इयर्स पुट किए गए। तो इन बदलावों को लाने के लिए केंद्र सरकार एक लेजिस्लेशन, एक ऑर्डिनेंस भी लेके आई थी। उस ऑर्डिनेंस के को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बदलाव एक तरीके से जुडिशियल प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है। तो ये सारे बदलाव आपको पता होने चाहिए। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो रैशनलाइजेशन किया गया, उससे सबसे पहली बात कि जो एक कॉम्प्लेक्स मेज ऑफ ट्राइब्यूनल्स क्रिएट हो गया था, जो ट्राइब्यूनल्स का एक कॉम्प्लेक्स मेज क्रिएट हो गया था, वो समाप्त हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पार्टिकुलरली हाई कोर्ट्स की यदि हम बात करें, तो हाई कोर्ट्स के पावर को फर्दर इंक्रीज किया गया है। एक बड़ा आरोप लगता है कि भारत में जुडिशियरी से उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, धीरे-धीरे लिमिट की जा रही हैं सरकार के द्वारा, ऐसे क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ को बना के, या जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं उनको जुडिशियल पावर देकर। तो ऐसे फैसलों का, जो रैशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स है, ऐसे फैसलों का क्या असर होता है कि जुडिशियरी के जो रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, वो फिर से उन्हें वापस प्राप्त हो जाते हैं। तो इम्पैक्ट के रूप में हम ये लिख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या इसका इम्पैक्ट ये नहीं हुआ कि फर्दर जो हाई कोर्ट्स पर और रेगुलर कोर्ट सिस्टम पर जो बर्डन ऑफ केसेस है, क्या उसमें वृद्धि फिर से नहीं हो जाएगी? क्या वो पुरानी समस्या वापस लौट के नहीं आ जाएगी? अब जैसे फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन एपीलेट ट्राइब्यूनल, इन जैसे ट्राइब्यूनल्स को बंद कर दिया गया, तो अब इसमें फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन को लेकर जो एक्सपर्टीज़ किसी ट्राइब्यूनल के मेंबर को थी, क्या वो हाई कोर्ट के एक रेगुलर जज को होगी? तो इन सब जैसे जो एक तरीके से पक्ष और विपक्ष